Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So after a long gap, I am back with the IGNOU series. ये सीरीज़ जो है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने इसको 2021 में स्टार्ट किया था जब मैंने इस चैनल को एकदम न्यूली बनाया था। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मुझे किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाना है, मुझे बस ये था कि मुझे पढ़ाना है बिकॉज आई लाइक्ड टीचिंग। और मुझे बहुत ज़्यादा देखो नॉलेज भी नहीं थी क्योंकि अगर तुम लोग इसका यूनिट 1 देखोगे ना तो तुम लोग देखोगे कि मैम का जो स्टाइल है पढ़ाने का और मैम का जो तरीका है बात करने का वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ यूनिट 1 में। बट अभी ओवर टाइम आई हैव चेंज्ड इन लास्ट 2 ईयर्स, मेरी लाइफ बदल चुकी है, मैं खुद बदल चुकी हूँ, तो मेरा पढ़ाने का तरीका भी बहुत बदल चुका है, एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत बदल चुका है। राइट सो अभी हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे अब से क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम बीए इग्नू सीरीज़ को आप प्लीज़ वापस से लेके आइए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 11 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। देखो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं पढ़ाया है लास्ट यूनिट्स में, बट अगर तुम लोग वो क्लासेस अटेंड करोगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो तुम लोगों को पता है, तुम लोग मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, तो मैं तुम्हें कोई भी चीज़ जो तुम्हें नहीं समझ में आई है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा यूनिट है दैट इज़ यूनिट 12, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। नाउ यहाँ पर तुम लोग इस सीरीज़ को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कैसे कर सकते हो, एक बार इसको पढ़ लो और उसके बाद इस क्लास को देख लो, या फिर क्लास को देख लो और फिर इग्नू का जो नोट है उसको पढ़ लो। इसमें जितना भी कंटेंट होगा इस सीरीज़ में वो सारा इग्नू से लिया हुआ है, मेरा बनाया हुआ कंटेंट नहीं है। ठीक है, ये सारे जो नोट्स हैं ये इग्नू में एज इट इज़ दिए हुए हैं। तो अगर तुम लोगों का ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम भी है तो आंसर लिखने के लिए कहानी का पता होना बहुत ज़रूरी है। राइट, अगर आपके पास कंटेंट होगा, अगर आपके दिमाग में पूरी स्टोरी की तरह चीज़ें होंगी तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। एंड अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पर आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड दैट इज़ वाई दिस सीरीज इज गोइंग टू हेल्प ऑल स्टूडेंट्स। ओके, इवन MCQ भी अगर आपको करने हैं तो आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, आप थ्योरी से बच नहीं सकते। ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पर जो BA सोशियोलॉजी के नोट्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका पोर्शन जो है यहाँ पे कवर करवा सकूँ। ठीक है, आज का जो हमारा यूनिट है दैट इज़ यूनिट 12, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। एंड यू गाइज नो, देखो ये PPT भी बहुत पुरानी बनी हुई है इसीलिए यहाँ पर टेलीग्राम मेंशन नहीं है, बट यू गाइज नो दैट मी सोशियोलॉजी करके अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको एक चैनल मिलेगा द सोशियोलॉजी क्लास, आपको वो ज़रूर से ज्वाइन करना है क्योंकि PDF जो है वो आपको वहीं पे मिलेगा। इस क्लास के जस्ट बाद जितने भी यूनिट्स अभी तक कवर हैं यानी कि 1 से लेके 11 तक वो सब मैं आपको PDF के फॉर्म में टेलीग्राम पे दे दूंगी। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम, और आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट जो कुछ यूनिट्स रहने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे। नाउ यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम सोशियोलॉजी में इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो बहुत अलग तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल इकोनॉमिक्स में या सब्जेक्ट मैटर में नहीं जाते हैं, बट हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि कैसे इकोनॉमी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है या सोसाइटी से उसका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, सो आज के क्लास में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि हाउ इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड, आपस में इन लोगों का क्या रिलेशन है। यू गाइज नो व्हाट इज इकोनॉमी, राइट? हमारा जितना भी एक सोसाइटी का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारा हमारा इकोनॉमी का पार्ट होता है। जैसे अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी की इकोनॉमी कैसी है ये हम उसके GDP से पता लगा सकते हैं। राइट, टेक्नोलॉजी, यू गाइज नो, जितना भी इन्वेंशन हो रहा है, जितनी भी मशीनरी है हमारे पास, दैट कम्स इन टेक्नोलॉजी पार्ट, एंड देन कम्स सोसाइटी। तो सोसाइटी एज अ होल, यू ऑल नो, सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते ही हैं कि सोसाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। राइट ना, देखो इन ऑल सोसाइटीज़ वी फाइंड पीपल स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। हर सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो किसी तरह से बस सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। राइट ना, इन दिस स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल दे यूज प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर लाइक वुड, स्टोन, मड, ग्रास, मेटल। ना यहाँ पर बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग नेचर से लेते हैं, जैसे वुड, स्टोन, ग्रास, मेटल। राइट, और हम ये सारा जितना भी मटेरियल है वो लेके करते क्या है, उससे हम अलग अलग टूल्स बनाते हैं, इन्वेंशन करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। राइट ना, द सेटिस्फैक्शन ऑफ मटेरियल, फिजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ पीपल इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी। यानी इकोनॉमी अगर हम पढ़ें तो इकोनॉमी में बात होती है हमारी फिजिकल, मटेरियल और सोशल नीड्स को पूरा करने की। ठीक है, जब हमारी ये सारी नीड्स पूरी होंगी तभी हम सेटिस्फाइड हो पाएंगे, तभी हम एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। राइट, सो आज की क्लास में हम लोग ये सारी बातें करने वाले हैं। ना लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में आता क्या क्या है।
देखो, individuals everywhere in the world experience wants that can only be satisfied by the use of material goods and services of others. कहीं भी इंडिविजुअल्स को देख लो, किसी भी दुनिया के कोने में सबकी कुछ ना कुछ मटेरियल नीड्स होती हैं, ठीक है, कोई ना कोई नीड्स हमारी ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ सर्विसेज हैं जो हमें चाहिए होती हैं, राइट. टू मीट सच वॉन्ट्स ह्यूमन बींग्स रिलाई ऑन इकोनॉमिक सिस्टम. उन सारी वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए हम कौन से सिस्टम पे रिलाई करते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम पे, विच कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमिक सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं ना. व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज? देखो, गुड्स का मतलब होता है वो सारा सामान, या यू कैन से वो सारा मटीरियल चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं. जैसे मुझे आपको पढ़ाने के लिए लैपटॉप चाहिए, या मुझे आपको पढ़ाने के लिए पेन चाहिए, बुक्स चाहिए, है ना, मोबाइल फ़ोन मुझे चाहिए ताकि मैं टेलीग्राम पे अकाउंट बना सकूं, इंटरनेट चाहिए, तो ये सारा क्या है? गुड्स है. सर्विस क्या होती है? जैसे इंटरनेट कनेक्शन इज अ सर्विस, है ना, लाइट एक सर्विस है. योर अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये एक टीचिंग भी एक सर्विस है. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है ना. एनी नीड रिलेटेड टू फिजिकल वेलबींग इज अ बायोलॉजिकल वांट. पीपल मस्ट ईट, ड्रिंक, मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, डिफेंड देमसेल्व्स एंड डील विद इंजरी एंड इलनेस. ना, ऐसी नीड्स जो हमारे फिजिकल वेलबींग से रिलेटेड होती हैं वो हमारी बायोलॉजिकल वांट होती हैं. जैसे हमें खाना खाना पड़ेगा, हमें पानी पीना पड़ेगा, है ना, हमें अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा. तो ये सारी हमारी बायोलॉजिकल वांट है जो सबके ही होती हैं. ऐसा कोई आपको इंसान नहीं मिलेगा जिसकी कोई बायोलॉजिकल वांट नहीं है. ओके, नाउ सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज वॉन्ट्स रिक्वायर द यूज ऑफ मटीरियल गुड्स. और इन सारी वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मटीरियल गुड्स चाहिए होते हैं, जैसे फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, वेपन, मेडिसिन, कोऑपरेटिव सर्विस ऑफ अदर्स, राइट. हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है ना. इन एडिशन सोशल वॉन्ट्स आर एसेंशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज. हमारी कुछ सोशल वॉन्ट्स भी होती हैं. भाई, हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसको हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं, राइट. बायोलॉजिकल वांट के साथ साथ हमारी कुछ सोशल वांट भी होती है. आप अकेले नहीं रह सकते. मैंने शायद शुरू के क्लासेस में आपको ये चीज़ पढ़ाई होगी दैट सोशोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं दैट मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट. वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, वी कैन नॉट लिव अलोन ना. पीपल आइडेंटिफाई पर्टिकुलर सोशल रोल्स विद स्पेशल क्लोथिंग. तो हमारी जितने भी रोल्स होते हैं ना, कभी कभी वो स्पेशल क्लोथिंग से यू कैन से डिफ्रेंशिएट होते हैं. जैसे अगर मैं घर पे हूँ तो मेरा क्लोथिंग अलग होगा, अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मेरा क्लोथिंग अलग होगा, राइट. सो सोशल रोल्स हमारा, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ वॉन्ट्स चाहिए, है ना. ना, इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. देखो, अ डॉक्टर मस्ट वेयर स्पेशल क्लोथिंग, यूज स्पेशल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्क इन अ क्लिनिक फर्निश्ड विद एग्जामिनेशन टेबल, एक्सरे मशीन एक्सेट्रा. एक डॉक्टर को अगर काम करना है तो उसकी कुछ स्पेशल क्लोथिंग होगी, उसको एक स्पेशल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, है ना, उसको एक क्लिनिक चाहिए होगा जहाँ पर वैसी मशीन्स वगैरह हों जो उसके काम में आ सके, राइट. नाउ विदाउट दीज मटीरियल आइटम्स एंड द सर्विसेज ऑफ नर्स एंड टेक्नीशियन द डॉक्टर कुड नॉट प्ले द रोल सक्सेसफुली. अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो क्या एक डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता है. सो हमें अपनी वॉन्ट्स के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है. अपने सोशल रोल को पूरा करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ वॉन्ट्स हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा. ओके, now people also use material goods and services to enhance social solidarity by exchanging them with others. now मैंने आपको social solidarity ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज़ एमाइल दरखाइम का जो social solidarity का क्लास है वो ज़रूर देखना. ओके, तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, ये हमारे सोशल सॉलिडारिटी को बढ़ाते हैं, यानी हमारे बीच में हार्मनी क्रिएट करते हैं, है ना, हम साथ में रह पाते हैं, राइट. गिफ्ट्स फॉर इंस्टेंस रीअफर्म किनशिप टाइज एट रिलीजियस एंड सोशल फंक्शंस. जैसे गिफ्ट्स हो गए, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हमारी सोशल सॉलिडारिटी को बढ़ाती हैं. ओके, ना डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. देखो, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज प्रैक्टिकल आर्ट्स. प्रैक्टिकल आर्ट्स से क्या मतलब है? देखो, दीज आर्ट्स रेंज फ्रॉम हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोविजन ऑफ फूड, पावर, हीट, लाइट एक्सेट्रा. प्रैक्टिकल आर्ट्स का मतलब है कि हमारा जितना भी टेक्नोलॉजी है वो ऐसी आर्ट होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अभी सोशोलॉजी में देखो क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, है ना, बट जब भी तुम लोग कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, कोई टेक्नोलॉजी वाला कोर्स करोगे, तो वहाँ पर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा यूज़ होती है. क्योंकि अगर कोई मशीन के बारे में आप थ्योरी पढ़ोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उस मशीन को चलाना ही पड़ेगा. योर अंडरस्टैंडिंग. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा है कि प्रैक्टिकल आर्ट्स. ओके,
Now, it also includes means of communication, medicine, military technology. Technologies have been described as bodies of skills, knowledge and procedure for making, using and doing useful things. टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसा कोई स्किल, नॉलेज या कोई प्रोसीजर जिससे हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि यूजफुल हों. ठीक है. अब देखो टेक्नोलॉजी में अगर तुम लोग थोड़ा सा डीपली सोचो तो टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ें हमारे यूज़ की ही तो होती हैं. टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो लाइफ है वो ईजी होती है. राइट नाउ इट सेंटर्स ऑन प्रोसेसेस दैट आर प्राइमरली बायोलॉजिकल एंड फिजिकल rather than साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोसेसेस. ना टेक्नोलॉजी में जो भी प्रोसेसेस होते हैं ना वो मोस्टली वी कैन से बायोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, बट साइकोलॉजिकल और सोशल प्रोसेसेस टेक्नोलॉजी में कम होते हैं. ठीक है. दे रिप्रेजेंट द कल्चरल ट्रेडिशन डेवलप्ड इन ह्यूमन कम्युनिटी. कैसे कैसे हमारा जो कल्चर है वो डेवलप हुआ ये भी हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू पता चल सकता है. हमारा जो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो कैसे चेंज हुआ है, हम खुद एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कैसे चेंज हुए हैं. हमारा तुम लोग अगर ध्यान से सोचो तो जब हम छोटे थे, जब हमारे से पहले वाली जनरेशन में आते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स थे, है ना, तो उनका जिस तरीके से ब्रेन होता था जब वो हमारी एज में थे, हमारा ब्रेन बहुत अलग है ना. क्यों है ऐसा? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन है. हमारा जो कंसंट्रेशन का स्पैन है वो कम हो चुका है. हम शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, इतना ज़्यादा वो सेकेंड्स का उनको आदत हो गया है एंटरटेनमेंट का कि दे कैन नॉट सिट एंड वॉच टीवी. यूर अंडरस्टैंडिंग. हम लोग जैसे जब छोटे थे तो हम लोग डिस्कवरी देखते थे, एनिमल प्लैनेट देखते थे, सारा सारा दिन शिनचैन, डोरेमोन एंड पता नहीं कौन कौन से कार्टून्स देखते थे. बट नाउ अभी के जो बच्चे हैं उनको देख लो, दे डोंट वॉच एनीथिंग, दे कांट इवन सिट फॉर 1 hour एंड वॉच एनीथिंग. दे जस्ट गो एंड यूज मोबाइल एंड बस गेम में लगे हुए हैं. यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. सो टेक्नोलॉजी का हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा यू कैन से इन्फ्लुएंस होता है ना. तो हम अपने आप को, अपना जो ग्रोथ है उसको देख सकते हैं वाया टेक्नोलॉजी की. टेक्नोलॉजिकली हम लोग भी किस तरह से चेंज हुए हैं. ओके ना, इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करते हैं. देखो, इकोनॉमी ऑफ एनी सोसाइटी इज रिलेटेड नॉट ओनली टू सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ कम्युनिटी बट इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस दैट हैव टेकन प्लेस इन दैट सोसाइटी. मैंने अभी आप लोगों को बताया इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टैंडर्ड से रिलेटेड नहीं है कि कम्युनिटी का सोशल स्टैंडर्ड क्या है, सोसाइटी में उनका स्टैंडर्ड क्या है, बट ये इससे भी रिलेटेड है इकोनॉमी कि वहाँ का टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस कैसा है. ओके, दिस फैक्ट इज क्लियरली एविडेंट व्हेन वी एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज and the development of technologies from simple pastoral to agrarian and modern industrial society. ये कह रहे हैं कि ये चीज़ हम ऐसे देख सकते हैं कि कैसे ह्यूमन सोसाइटीज़ का ग्रोथ हुआ है. पहले हम लोग सिंपल थे, देन हम लोग पैस्टोरल हो गए एंड देन हम लोग एग्रेरियन हो गए. राइट, और अभी हम लोग क्या है, मॉडर्न. इवन वी आर इन पोस्ट मॉडर्न एरा. राइट, मॉडर्न के भी आगे हम लोग आ चुके हैं. हम लोग इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी में हैं अभी. राइट ना, but before we go on to describe the development of technology in pre-modern and modern society, we will like to explain that goods and services do not automatically fulfill biological and social wants of human beings. यानी कि जो ये goods and services है ना, ये हमारे ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल और सोशल वांट्स को पूरा नहीं करते हैं. ठीक है, कैसे क्या अभी हम लोग इस पे बात करते हैं. ओके, देयर मस्ट बी सम ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम of behavior that permits individual to create and obtain the material items. अब क्योंकि हमें material items की ज़रूरत होती है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है. देखो कि जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए वो तुम डायरेक्टली नेचर से जाके ला सकते हो. राइट, सो नेचर से भी जो चीज़ें हम लोग लेते हैं उसको हमें मॉडिफाई करके, चेंज करके तब वो हमारे यूज़ लायक होती है. सो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर एन ऑर्गेनाइज सिस्टम. हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारी नीड्स को पूरा करे और हमें जितना भी मटीरियल चीज़ें चाहिए, मटीरियल आइटम्स हमें चाहिए, वो हमें ईजिली प्रोवाइड करे. ठीक है, तो यहाँ पर आता है इसके लिए इकोनॉमिक सिस्टम. अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? देखो, इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन होता है. नेक्स्ट जो 3 चैप्टर हैं इसके बाद ना यूनिट आपके, वो इन्हीं पे बेस्ड है. यानी एक यूनिट है जो प्रोडक्शन के बारे में बताएगा, एक है जो डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है जो कंजम्पशन. तो इसको हम लोग डिटेल में अभी बात करेंगे. अभी जो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ना, बस ये ध्यान में रखो कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इन्हीं तीनों यू कैन से फंडामेंटल एरियाज हैं जिन पे फोकस करता है. ठीक है,
Now we will understand development of technology in pre-modern society. What is pre-modern society? यानी मॉडर्न होने से पहले का जो टाइम था, अभी हम लोग उसमें देखेंगे कि कैसी कैसी टेक्नोलॉजी थी और कैसे वो डेवलप हुई. ठीक है ना. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिंपल सोसाइटीज. देखो, in simple societies people survived in forest, deserts, mountains. now जो भी MCQ based questions आते हैं ना, वहाँ पर feature based questions आपसे पूछ लिए जाते हैं. अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक CUET PG या फिर नेट का, गेट का, तो वहाँ पर आपसे कोड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जैसे फीचर्स दे देंगे एंड आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा फीचर है और कौन सा नहीं है. तो कोड होंगे ABCD ऐसे करके आपको सेलेक्ट करना होगा. ठीक है. सो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ना. ओके ना. जो सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं उसमें लोग सर्वाइव करते हैं फॉरेस्ट, डेजर्ट या माउंटेन में, यानी हंटिंग और मोस्टली फूड गैदरिंग करके वो लोग अपना सर्वाइवल करते हैं. राइट. दे यूज सिंपल टूल्स लाइक बो एंड एरो फॉर हंटिंग. वी ऑल नो अलग अलग तरह के ये लोग टूल्स यूज करते हैं. दे वोर एनिमल स्किन एंड क्लोथ्स एंड समटाइम्स डोमेस्टिकेटेड डॉग्स फॉर हेल्प इन हंटिंग. कई बार ये भी देखा गया है कि ये लोग डॉग्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, यानी डॉग्स को अपने साथ रखते हैं. जैसे हम लोग पालते हैं वैसे ये भी पालते थे. ड्यूरिंग दिस टाइम टू ग्रेट डिस्कवरीज वर मेड. 2 ग्रेट डिस्कवरी हैं जो इस टाइम पे हुई थी. ठीक है. विच ग्रेजुअली रिप्लेस द हंटिंग लाइफ एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटीज. यानी इस टाइम पे ऐसी कोई 2 डिस्कवरीज हुई थी जिनसे ये जो हंटिंग और गैदरिंग है ना, ये बंद हो गया. देखो क्या थी वो 2 डिस्कवरीज. पहला तो था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. और दूसरा था एग्रीकल्चर. इन 2 चीज़ों के डेवलपमेंट से क्या हुआ कि जो हंटिंग गैदरिंग का पार्ट था वो खत्म हो गया. ठीक है. प्लीज रिमेंबर दिस. With these discoveries of agriculture and domestication of animals came other discoveries and mechanical invention. और इसके बाद और भी ज़्यादा inventions हैं जो हमें देखने को मिले. Okay? Now, next is that agriculture led to private ownership of land. However, there are many agricultural people whose land is owned by the clan. Now, धीमे धीमे क्या होता है कि एग्रीकल्चर के बाद लोग लैंड का प्राइवेट ओनरशिप करने लग जाते हैं. ठीक है. दिस इज एविडेंट व्हेन वी स्टडी द हंटिंग कल्चर ऑफ ट्राइबल्स हु हैव प्लॉट्स असाइंड टू ईच फैमिली फ्रॉम दिस कम्युनल ओन्ड लैंड. नाउ यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे क्लैंस मिलके एक लैंड को ओन करने लगते हैं और ये चीज़ हमें ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. द क्रॉप्स बिलोंग टू इंडिविजुअल फैमिलीज वर्किंग ऑन सेम प्लॉट. इन सच कल्चर जनरली प्लग वॉज नॉट यूज्ड. यू ऑल नो वॉट इज प्लग, राइट. प्लग एक ऐसा टूल होता है जिससे कल्टिवेशन ईजी होता है. राइट. इंस्टेड अ डिगिंग स्टिक कॉल्ड द हो वॉज यूज्ड. इस टाइम पे प्लग वगैरह कोई टूल नहीं था ऐसा जिससे ये लोग अपना जो एग्रीकल्चर है उसको ठीक से कर सके. इंस्टेड हो एक टूल होता है, वो ये लोग यूज करते थे. ठीक है. हो इज नथिंग बट यू कैन से अ स्टिक, एक तरह का स्टिक होता है. ठीक है ना. देयरफॉर दिस कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड हो कल्चर, इसीलिए इसको हो कल्चर कहते हैं. प्लीज रिमेंबर. ओके. इन इंडिया वी सी ट्राइबल पीपल प्रैक्टिसिंग झूम कल्टिवेशन. और हम लोगों ने झूम कल्टिवेशन के बारे में भी पढ़ा है और झूम कल्टिवेशन एग्जाम में भी आता है. ईच सीजन न्यू प्लॉट्स वर कल्टिवेटेड एंड ओल्ड वन लेफ्ट फेलो. यहाँ पर क्या होता था कि एक लैंड पे इन्होंने कल्टिवेशन किया, उसके बाद ये इसको छोड़ देते थे और दूसरे प्लॉट पे मूव कर जाते थे. दिस इज कॉल्ड झूम कल्टिवेशन. ओके. दिस वॉज पॉसिबल व्हेन पॉपुलेशन वॉज लेस एंड फॉरेस्ट लैंड्स वर मोर. और ये पॉसिबल हो पाता था क्योंकि पॉपुलेशन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कम थी. ओके. और लैंड ज़्यादा था. आज के टाइम पे ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यू ऑल नो लैंड का वैल्यू कितना ज़्यादा हो चुका है. राइट. नाउ दिस वॉज सिंपल सोसाइटी. अभी हम लोग बात करेंगे पैस्टोरल सोसाइटी के बारे में. ये सारे प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. राइट. सो पेस्टोरल सोसाइटीज में क्या है? डोमेस्टिकेशन ऑफ लार्ज एनिमल्स assured a permanent supply of food as compared to the life in the wild state of nature as well as the capricious nature of agricultural crops. अब यहाँ पर क्या होता है पेस्टोरल सोसाइटी में, एनिमल्स को पाल लेते हैं. डोमेस्टिकेशन ऑफ लार्ज एनिमल मतलब एनिमल्स को पाल लेना, और एनिमल्स भी हमें कुछ ना कुछ फूड सप्लाई करते हैं. राइट. सो एक तरीके से हमें यहाँ पर परमानेंट सप्लाई देखने को मिलती है. Thus we find several pastoral tribes in India. बहुत सारे pastoral tribes हैं जो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं. Herds of cattle symbolize not only food but wealth as well. अगर बहुत सारे cattle हैं आपके पास, ठीक है, तो आपका एक तरह से वो wealth भी दिखाते हैं.
उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो पहले के लोग ये बहुत ज़्यादा करते थे, राइट। दिस टास्क वॉज प्योरली अ मेल टास्क एंड देयरफॉर मेन अस्यूम्ड डोमिनेंट पोजीशन अमंग पेस्टोरल पीपल। और ये सारा जो ट्रेडिंग होता था ना, ये मेल टास्क होता था, फीमेल्स इन सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं होती थी, ठीक है। यूज ऑफ सच एनिमल्स एज एलिफेंट, हॉर्स एंड कैमल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री टेक्निक। धीमे धीमे एनिमल्स के यूज होने की वजह से ही हमारे पास मिलिट्री टेक्निक्स भी बढ़ने लगी। आपने देखा होगा किस तरीके से पहले हम लोग एनिमल्स को किस तरह से यूज करते थे, और फिर लेटर ऑन हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं वॉर वगैरह में एनिमल्स का किस तरह से यूज हुआ, एलिफेंट्स का, हॉर्सेस का, राइट। दे वर यूज्ड फॉर स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन, और इन सब को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज करते थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एनिमल्स का यहाँ से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ने लगा, राइट। Now, next is peasant society. Agriculture on a large scale brought stability which led to the building of permanent houses. Agriculture की वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई, और स्टेबिलिटी आने से क्या हुआ, उन्होंने परमानेंट हाउसेस बिल्ड कर लिए, यानी एक जगह पर वो लोग परमानेंटली रहने लगे, राइट। हैंडीक्राफ्ट्स लाइक पॉटरी मेकिंग आर को रिलेटेड विद स्टेबल एग्रीकल्चर। और जब एग्रीकल्चर आया उसके बाद ही हमें देखने को मिलता है कि पॉटरी मेकिंग भी स्टार्ट हो गई। वीविंग ऑफ हेयर, वुल, कॉटन डेवलप्ड, कॉटन डेवलप हुआ तो क्लोथ भी आ गए, पॉटरी भी होने लगा, बास्केट्स बनने लगी, है ना। तो देखो कैसे कैसे सोसाइटी एडवांस हो रही है। द एडवांस्ड स्किल रिक्वायर्ड फॉर दीज क्राफ्ट्स लेड टू फर्दर स्पेशलाइजेशन। धीमे धीमे ये सारे स्किल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होने लगे, राइट। The foundation for exchange was thus laid from this early period of agriculture. और यहीं से हमें exchange आता हुआ दिखता है। Okay guys, please remember. Rise of agriculture surplus. धीमे धीमे क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर सेटल्ड होने लगा तो सरप्लस बचने लगा, है ना। पहले क्या होता था कि मान लो इतना मैंने प्रोड्यूस किया अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। अब धीमे धीमे जब मेरा लैंड बढ़ गया मान लो, तो अभी भी मैं इतना ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना अपने लिए, बाकी जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो क्या हो जाएगा, सरप्लस, राइट। सो ये सरप्लस जब बचने लगा तो धीमे धीमे एक्सचेंज जो है वो बढ़ेगा। देखो, विद सेटल्ड एग्रीकल्चर प्लग वाज एडेड। प्लग एक तरह का टूल होता है जो कल्टीवेशन में हेल्प करता है, राइट। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा होगा या नहीं, इट काइंड ऑफ लुक लाइक दिस, आई होप यू ऑल नो, है ना, इस तरह से होता है प्लग ना। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ साथ प्लग भी जब ऐड हो गया तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इम्प्रूव हो गया। विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक मोर लैंड केम अंडर कल्टीवेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कल्टीवेट होने लगा। यील्ड ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज्ड, क्रॉप्स भी बढ़ने लगे। इंडिविजुअल ओनरशिप बिकेम द रूल। This means that a family owns a plot of land and a family in the context could mean a large group of kins as well. एक पूरी फैमिली एक पूरा जो लैंड एरिया है उसको ओन करती थी, ठीक है। अब इसके बाद से आता है इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन। लैंड बिकेम द मेजर बेसिस ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी। धीमे धीमे देखो लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ गई क्योंकि कल्टीवेशन बढ़ने लगा, सारा लैंड जो है वो फूड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। Since men desire wealth, they are developed large land holdings by process of purchase by marriage alliance and by force. अब देखो यहाँ से जब लैंड का जो वैल्यू है वो बढ़ गया तो धीमे धीमे करके हमें ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जहाँ पर मैरिज अलायंस हो रही है ताकि लैंड मिल सके, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों ने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ी होंगी। Now this labor was in some place kinsmen, in other slaves or serfs, in still other sharecrops. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्लास। और धीमे धीमे हमें देखने को मिल जाता है ऐसे ही सोशल क्लासेस, जैसे पीजेंट्री, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, है ना, जिसके पास ज़्यादा लैंड है वो एक पावरफुल पोजीशन पे पहुंचने लगा। द बिग लैंड होल्डर्स फॉट अमंग्स देमसेल्फ फॉर वेल्थ। आपस में ही लड़े जा रहे हैं लैंड के लिए क्योंकि लैंड जो है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे, राइट। जब तक देखो वो कोई रिजल्ट हमें नहीं दे रहा था लैंड, जब तक हमें नहीं पता था एग्रीकल्चर के बारे में, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। धीमे धीमे क्या हुआ कि कुछ सेक्शन थे जो बहुत ज़्यादा रिच हो गए बिकॉज ऑफ लैंड ओनरशिप, एंड कुछ थे जो पुअर रह गए। तो इनके बीच में अभी क्या हो रहा है, टशन हो रहा है, राइट। एंटागोनिज्म हो रहा है जिसको हम लोग सोशियोलॉजी में कहते हैं, राइट। Now, next comes division of labor. Development of handicraft led to the growth of property as well as increasing demand for labor. Discovery for metals like copper, tin, gold, silver, iron led to the development of tools. अब इसके बाद धीमे धीमे सोसाइटी में जब कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर ये सब चीज़ें पता लगने लगी तो अलग तरह के टूल्स बनने लगे, वेपन्स बनने लगे, वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स बनने लगे, राइट। Since these metals were relatively rare, only some people could master the art of making them. ये बहुत ही रेयर होते थे तो सब लोग इसको बना नहीं पाते थे, और यहीं से आता है डिविजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट। Now what do you understand by division of labor? यानी मान लो ये
4 लेबर हैं, ठीक है, और सबका जो काम है ना वो अलग अलग है, ठीक है। लेट्स से आज के एग्जांपल से ले लो, लेट्स से ये साइंस का स्टूडेंट है, लेट्स से ये आर्ट्स का है, ठीक है, इसको सिर्फ हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इसको सिर्फ सोशियो में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सब इन सब सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड हैं तो ये काम भी वैसे ही करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। स्पेशलाइजेशन डेवलप्ड, धीमे धीमे क्या होता है सोसाइटी में स्पेशलाइजेशन आने लगता है। जैसे आज के टाइम पे अगर देखो, ये तो प्री मॉडर्न की बात हम कर रहे हैं, बट आज के टाइम पे अगर देखो तो मैं अगर चाहूँ तो क्या मैं मैथ्स पढ़ा सकती हूँ, क्या मैं ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स पढ़ा सकती हूँ, सीयूईटी पीजी मैथ्स पढ़ा सकती हूँ? मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव स्पेशलाइजेशन इन दैट, ओके। मेरा सोशल साइंस स्पेशलाइजेशन है तो मैं सोशल साइंस पढ़ा सकती हूँ, बट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो सब मैं नहीं पढ़ा सकती, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, राइट ना। एग्रीकल्चर ऑन अ मास स्केल ऑल्सो लेड टू द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इन सम सोसाइटीज लाइक द इंडियन, it took the form of caste, which had an elaborate division of people according to birth into different occupational groups which were ranked. So mass scale पे एग्रीकल्चर की वजह से हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला, राइट। इन सम सोसाइटीज लाइक इंडियन इट टुक फॉर्म ऑफ कास्ट, और फिर यहीं से आ जाता है कास्ट का कॉन्सेप्ट। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ही कास्ट का कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि तुम लोग कास्ट में देखते हो हायरार्की होती है, नीचे लेवल के जो होते हैं उनका ऑक्यूपेशन अलग होता है, ऊपर लेवल वाले अलग होते हैं। अभी जो सीयूईटी यूजी की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें फर्स्ट वीडियो जो मैंने एमसीक्यूज वाला कराया था उसमें मैंने कास्ट के सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए थे, तो इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी क्लासेस हैं इस चैनल पे वो सब इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ पढ़ाया है। एमसीक्यूज के थ्रू तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा देती हूँ, राइट। सो सारे क्लासेस आपको एमसीक्यू बेस्ड देखने हैं, ओके। Now, according to birth into different occupation, तो कास्ट में हम लोग देखते हैं किस तरीके से बाय बर्थ यू आर इनटू सम ऑक्यूपेशन, राइट। ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, ओके। Now, next is growth of cities. With the increasing food surplus, handicrafts, trade and commerce developed, use of swift transportation led to the development of cities. Transportation की बढ़ने की वजह से हम देखते हैं कि धीमे धीमे cities का formation होने लगा, और उसके बाद आता है industrial urban culture. धीमे धीमे हम लोग urbanization की तरफ जा रहे हैं agriculture से, right? In cities people do not grow food for themselves but buy it from the market. यहाँ पे cities में क्या होता है, लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, they buy it from market, right? अगर आपको अभी आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, कोई भी वेजिटेबल चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग मार्केट जाओगे, ना कि अपने खेतों में से जाके तोड़ पाओगे, राइट। सो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी अकर्ड एंड ट्रेड एंड कॉमर्स थ्राइव्ड। यहाँ पे क्या है, मार्केट है, बाइंग एंड सेलिंग वाला ऑप्शन है हमारे पास, राइट। फ्यूडलिज्म इन यूरोप ग्रेजुअली गेव वे टू कैपिटलिज्म, और यूरोप में हमें देखने को मिलता है कि फ्यूडलिज्म धीमे धीमे जा रहा है कैपिटलिज्म की तरफ। ये सब देखो डेप्थ में नहीं जाना है, धीमे धीमे मैं आपको पढ़ाऊंगी कैपिटलिज्म क्या होता है, फ्यूडलिज्म क्या होता है, राइट। विच वी बोरो फ्रॉम ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ रूल, द ग्रेट इम्पिटस ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप। ये चीज याद रखना कि कैपिटलिज्म वॉज स्टार्टेड इन यूरोप, ओके, यानी वेस्टर्न सोसाइटी एंड अमेरिका ऑल्सो। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमें कैपिटलिज्म आता हुआ दिखता है, ठीक है। अभी आगे के क्लासेस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्यूडलिज्म, ये सब आप लोग पढ़ोगे। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी वाले टॉपिक्स जब आएंगे तो ये सब मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगी, ओके। अभी बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते चलो चीज़ों की, ओके ना। ये सारी बातें हैं प्री मॉडर्न सोसाइटी की। अभी हम लोग आ गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सिटीज का ग्रोथ हो गया है, तो वी हैव कम टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न सोसाइटी। अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, मॉडर्न सोसाइटी की, ओके। देखो, वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच बिगेन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ 18th century इज टू पॉइंट आउट दैट इट वॉज मेड पॉसिबल बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेंटर्स। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं 18th सेंचुरी में, वो पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे इन्वेंटर्स थे, लोग नई नई चीज़ों का इन्वेंशन कर रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा जीके है, जो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेम्स हारग्रीव्स who invented the spinning jenny in 1764 and Richard Arkwright who invented the spinning frame in 1768 improved the method of spinning yarn. So spinning का जो मेथड है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये दो इन्वेंशंस हुए। जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया स्टीम इंजन 1780s में, राइट। तो स्टीम पावर अच्छा हुआ हमारा। तो इस सब चीज़ों की वजह से जो भी इन्वेंशंस हो रहे थे, नए नए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही थी, उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हेल्प हो रही थी, राइट।
The contribution made by these remarkable persons to industrial development of England are commendable. इंग्लैंड में जितना भी इन्वेंशन हो रहा था ये commendable है, राइट? आज के टाइम पे देखो कितना कम इन्वेंशन होता है ना? The social conditions prevalent during period are more important. If the social conditions did not encourage the application of these inventions to industrial production, the industrial revolution would not have occurred. अगर ये सारी inventions let's say नहीं हुए होते तो हमारी social condition कभी improve नहीं हुई होती, ये जो जितना भी industrial revolution है ये नहीं आया होता, right? In an earlier period, Leonardo da Vinci, the famous Italian painter, was also supposed to have been a remarkable engineer and architect who devised new weapons and had even made drawing of aeroplanes. अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक हिस्ट्री में, यानी किस तरीके से साइंस वगैरह बढ़ रही थी आगे, राइट? अब ये एक देखो पेंटर थे, इटालियन पेंटर, बट ये एक इंजीनियर भी थे, एक आर्किटेक्ट भी थे, राइट? But his drawings largely remained on paper because at that time social and economic conditions were not ripe enough to apply his ideas to practical use. So अगर ये सारे inventions ना हुए होते तो हम कभी भी अपनी जो कंडीशन थी उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते, कहने का मतलब ये है, राइट? अब क्योंकि इनके पास देखो इतने सारे आइडियाज़ थे, बट क्योंकि उस टाइम पे ऐसी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी कि हम इनके आइडियाज़ को प्रैक्टिकल यूजेस में ला पाएँ. योर अंडरस्टैंडिंग? ना सोशल एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अभी हम लोग देखेंगे सोसाइटी पे क्या इसका असर हो रहा था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो भी हो रहे थे उनका, ठीक है? देखो, इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन द इंडिविजुअल इज गिवन इंपॉर्टेंस एंड द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी अपहोल्ड द इंडिविजुअल्स राइट्स, बट इन जापान द इंडिविजुअल इज सबऑर्डिनेटेड टू सोसाइटी. द जापानीज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन वर्क लाइक अ बिग कम्युनिटीज. सो देखो, जितना भी ये टेक्नोलॉजी है, जितना भी ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देता है, बट जापानीज कल्चर थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे जापानीज कल्चर में ये जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस होते हैं ना, दे वर्क लाइक अ बिग कम्युनिटी. अ कॉर्पोरेशन इज अ बिग बिजनेस हाउस विच प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. इट ऑल्सो हैज अ लार्ज प्रोडक्शन कैपेसिटी. वंस अ पर्सन जॉइन्स अ कॉर्पोरेशन ही स्पेंड्स द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वर्किंग सर्विंग दैट कॉर्पोरेशन. तो जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस होते हैं वहां पर इंसान की पूरी लाइफ चली जाती है काम करते करते, राइट? वेजेस एंड सैलरीज आर पेड अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी ऑफ वर्कर कंसर्न्ड एंड नॉट सो मच बाय हिज क्वालिफिकेशन. यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट आप कितने सीनियर हो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, राइट? द प्रोडक्शन प्लान्स ऑफ द कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड बाय द वर्कर्स इन एडवांस एंड अप्रूव्ड. वंस द प्लान्स आर अप्रूव्ड इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ एवरीवन इन द कॉर्पोरेशन टू डू हिज utmost टू अटेन द प्रोडक्शन टारगेट. सो देखा होगा जितने भी ये बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस होते हैं उसमें आपका जो ड्यूटी है वो यही है कि कैसे भी करके आपको अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव करना है, राइट? अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉर्पोरेट सॉलिडारिटी बाइंड्स द वर्कर. एक तरह की कॉर्पोरेट सॉलिडारिटी होती है जो सबको साथ में रखती है, ठीक है, ताकि सब लोग बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकें. ओके, now next is industrial corporations. देखो, thus the workers developing a new product or design may gain very valuable experience and may learn new ways of doing a job. जब आप कहीं पे काम करते हैं, जब आप कोई नई चीज़ वहाँ पे डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, राइट? आप वहाँ पे सीख रहे होते हो, नया कुछ डेवलप कर रहे होते हो. देखो, फॉर इंस्टेंस दे मे इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क लर्न हाउ टू लोअर द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव कास्टिंग मेड ऑफ सम रेयर अलॉय. तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो, लेट्स से आप उसके परसेंटेज को, डिफेक्टिव परसेंटेज को कम करना सीखो, राइट? When they gain this experience, they are likely to be waived by other industrial corporation who will be willing to compensate them substantially for changing jobs. आपने देखा होगा कि कोई भी एक जो एम्प्लॉय होता है, जब उसे एक कंपनी के बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, लेट्स से किसी एक कंपनी के साथ वो काम कर रहा है, एंड नाउ इफ़ ही और शी इज़ इंडल्ज इन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, किसी भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में आप इंडल्ज हैं, आपको सारी चीज़ें उसके बारे में पता है, तो जो दूसरे उनके कंपटीटर होंगे वो चाहेंगे कि आप उनकी जॉब छोड़ के दूसरे के पास चले जाएं, राइट? उनकी स्ट्रैटेजीज आप दूसरे कॉम्पिटिटर को बता सकते हैं, राइट? सो इफ द वर्कर एक्सेप्ट सच टेम्पटिंग ऑफर्स द इंटायर इन्वेस्टमेंट मेड इन डेवलपिंग द न्यू टेक्नोलॉजी बिकम वेस्टफुल. यानी जितना भी काम किया, जितनी भी मेहनत की, वो वेस्ट हो जाएगा अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो छोड़कर दूसरे में चला जाए और आपकी सारी चीज़ें वहाँ जाके बताए, राइट? इट इज़ आर्ग्यूड दैट फियर्स इंडिविजुअलिज्म ऑफ अमेरिकन सोसाइटी प्रोटेक्ट्स दोज हु लीव कॉर्पोरेशन rather than those who remain with it. सो अमेरिकन सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म इतना ज़्यादा है कि जो लोग जॉब छोड़ के जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको काम करना पड़ता है कॉर्पोरेशंस को. बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस की बात हो रही है यहाँ पे, बड़ी कंपनीज की, ठीक है?
As a result, corporation and individual are supposed to be hesitant to take up research and development efforts requiring heavy initial investments. So इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी में आपका एक पोजीशन रहेगा हमेशा, आप हमेशा एक ही लेवल पे रहोगे, कभी बहुत ज़्यादा टॉप पे या बहुत ज़्यादा क्लोज मैटर्स में नहीं इन्वॉल्व हो पाओगे, राइट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आप उसको छोड़ के दूसरे कॉर्पोरेशन में एंट्री मार लोगे, राइट। अब देखो यहाँ पे कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के कुछ व्यूज हैं जो हमें देखने हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट वेबर्स आइडिया ऑन प्रोटेस्टेंट एथिक एंड इट्स रोल इन द ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म वर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री। नाउ यू ऑल नो दैट वेबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज प्रोटेस्टेंट एथिक एंड इट्स रोल इन ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म। एक्चुअली इट इज स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें वेबर बात करते हैं कि किस तरीके से कैपिटलिज्म सोसाइटी में आया, ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटी में। And he believed that it happened because of religious ideas. इनके हिसाब से जो प्रोटेस्टेंट एथिक है यानी प्रोटेस्टेंट रिलीजन में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं स्पार्क दे रही थी कैपिटलिज्म को, ठीक है। देखो, Weber's thesis has been employed in explaining development in Japan and other third world countries. Such a demonstration involves identifying religious ideas of entrepreneurial communities and showing how similar they are to Protestant ethic. यानी ये जितने भी बड़ी बड़ी जगहें हैं जहाँ पर कैपिटलिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ा, उनके रिलीजन को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर वही सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए वेबर का कहना था कि ये जो स्पिरिट है कैपिटलिज्म का, जो स्पार्क है, वो रिलीजियस आइडियाज से आता है, ठीक है। सच इंटरप्रिटेशंस हैव बीन कैरिड आउट ऑन जापानीज टेक्नोलॉजी and industrial development and with regard to several entrepreneurial communities in different parts of world. So ये इसको justify करते हैं, ठीक है। देखो आगे जाके और डेप्थ में पढ़ना है, यहाँ पर बस इंट्रोडक्शन की तरह दिया हुआ है, ठीक है। Now emergence of affluent worker. Now affluent worker क्या होता है? देखो, one general remark made by many critics of Marx is that Marx's prediction have not come true. बहुत सारे लोग कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो भी चीज़ें प्रिडिक्ट की थी वो सही नहीं हुई। Instead of capitalism being overthrown, it flourished with seemingly greater strength in the industrially advanced countries. देखो, कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना था कि एक टाइम आएगा जब कैपिटलिज्म खुद अपने आप को ओवरथ्रो कर देगा, यानी कैपिटलिज्म अपने आप को खुद ही एंड कर देगा, ठीक है। बट अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ हमें नहीं दिखा है। सो इनके प्रिडिक्शन को सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि यूएसए, जापान, यूके जैसी जो जगहें हैं वहाँ पे कायदे से इंडस्ट्रियलिज्म बढ़ रहा है, कायदे से कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, और हमें इनका जो प्रिडिक्शन है वो सही होता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन द वर्किंग क्लास सीम्स टू हैव एक्सेप्टेड द कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये कहते हैं इसको क्रिटिसाइज करते हुए कि रेवोल्यूशन आता हुआ तो नहीं दिख रहा है, जबकि क्या दिख रहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो हैव नॉट हैं, उन लोगों ने कैपिटलिस्ट सिस्टम को एकदम एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द स्टेडी राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन दीज कंट्रीज एंड बिकॉज दे आर गेटिंग अ बेटर डील। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि वर्किंग क्लास को जो चाहिए वो उसे मिल रहा है, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है ना, उनको बेटर डील मिल रही है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, ओके। ये क्रिटिसाइज किया है लोगों ने कार्ल मार्क्स की बात को, ओके। नाउ one of the most influential research efforts supporting this thesis is reported in the study of the affluent worker in the class structure conducted in England in 1970 by Goldthorpe Lockwood. Now this is a very important line क्योंकि एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में this question comes, okay। affluent worker पे बहुत ज़्यादा काम किया है गोल्डथ्रोप एंड लॉकवुड ने, एंड इस पूरे इनकी स्टडी में इन्होंने क्या बताया है, टू एग्जामिन द इम्बुर्जुआमेंट हाइपोथेसिस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्बुर्जुआमेंट। देखो, बुर्जुआ वो होते हैं जो हैव्स होते हैं और प्रोलेटेरियट वो होते हैं जो हैव नॉट होते हैं। इम्बुर्जुआमेंट का मतलब होता है जब जो प्रोलेटेरियट हैं वो बुर्जुआ की कॉपी करने लगते हैं, बुर्जुआ के लाइफस्टाइल को अपनाने लगते हैं, ठीक है, और वो अपने जो क्लास है, लोअर क्लास, उसको कहीं ना कहीं हमेशा बुर्जुआ जैसा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इम्बुर्जुआमेंट, ओके। दिस स्टडी हैज पिक्चर्ड द एफ्लुएंट वर्कर एज समवन हु रिगार्ड्स हिज फैक्ट्री एज ओनली सोर्स ऑफ हिज लाइवलीहुड। एफ्लुएंट वर्कर कौन होते हैं? ऐसे लोग, कोई भी ऐसा इंसान जो फैक्ट्री को अपना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मानता है, यानी सिर्फ फैक्ट्री के बेसिस पे उसका जो घर है, उसका जो काम है, जो पैसा है वो आ रहा है, ठीक है। ही डज नॉट हैव एनी सेंस ऑफ प्राइड इन बिलोंगिंग टू हिज फैक्ट्री। उसको कोई प्राइड नहीं है, जो भी काम वो कर रहा है, जो भी फैक्ट्री में वो काम करता है, उसको उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, कोई प्राइड नहीं है, ठीक है। ही डज नॉट डेवलप अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप
और कॉमरेडरी, यानी वो अपने फेलो वर्कर्स के साथ कोई भी फीलिंग नहीं रखता है. वर्क डज नॉट एनी मोर गिव हिम अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी. काम उसको सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. ही सीक्स हिज आइडेंटिटी इन हिज लीजर टाइम एक्टिविटीज. काम को छोड़कर जो सारा यू कैन से आइडेंटिटी है वो कहाँ से आ रहा है, लीजर टाइम एक्टिविटीज से. यानी कि जो टाइम आप स्पेंड करते हो जब आप काम नहीं कर रहे होते हो वो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा होता है. ठीक है. ही लुक्स फॉरवर्ड टू गोइंग होम एंड स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली एंड स्मॉल सर्कल ऑफ इमीडिएट फ्रेंड्स. ही लीड्स अ वेरी प्राइवेट लाइफ एंड zealously guards his privacy. He continues to be a member of trade union but he is not an active participant. You are understanding? एक ऐसी लाइफ एफ्लुएंट वर्कर्स जी रहे होते हैं जहां पर उनको सिर्फ अपने लाइवलीहुड से मतलब है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है. ठीक है. उनको किसी और चीज से मतलब यहाँ पे नहीं है. सो यू गाइस कैन रिलेट टू इट. जितने भी कॉर्पोरेट वर्कर्स हैं दे कैन रिलेट टू इट, राइट. Instead of becoming an active agent of social transformation, the worker is becoming a passive acceptor. यहाँ पर क्या है, वर्कर जो है वो एक पैसिव एक्सेप्टर बन चुका है, ना कि वो एक एक्टिव एजेंट रह गया है. उसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है. ठीक है. अपनी लाइफ को बेटर बनाने से मतलब है. दैट्स इट. ऑल दिस एविडेंस सीम टू स्पेसिफिकली कॉन्ट्राडिक्ट मार्क्स कमेंट्स. सो यहाँ पर क्या होता है, देखो कार्ल मार्क्स का जो भी थ्योरी था वो रिजेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है, राइट. यहाँ पर रेवोल्यूशन की कोई बात ही नहीं है. जिसको रेवोल्यूशन करना था वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो गया है, वो अपने स्टेटस से सेटिस्फाई हो गया है. यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो ये सारी चीजें हैं गाइस जो आपको याद रखनी है. दिस वन स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम. तो आपको ये चीजें याद रखनी है. ठीक है. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. ओके. नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एफ्लुएंट वर्कर. देखो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एलियनेशन के बारे में. इनफैक्ट इवन बिफोर हार्ड एविडेंस वाज ब्रॉट अप बाय एफ्लुएंट वर्कर्स स्टडी, सम लीडिंग मार्क्सिस्ट थिंकर हैड पॉइंटेड टू सच अ चेंज इन द वर्कर्स एटीट्यूड. बहुत सारे और भी थिंकर्स हैं जिन्होंने ये जो वर्कर्स का एटीट्यूड चेंज हो रहा था इसके बारे में बात की है. ठीक है ना. देखो Marcus, a highly influential Marxist theoretician, had commented in 1960 that the modern society, even the workers have become profoundly estranged and alienated. इन्होंने कहा कि जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एलिनेट हो गए हैं मॉडर्न सोसाइटी में. ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रॉब्ड देम ऑफ देयर इंडिविजुअलिटी. ये कहते हैं कि जितना भी उनके अंदर एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक दूसरे से अलग जो होते हैं वो चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं रॉब कर लेता है, यानी ले लेता है उनसे. ये चीज़ आपकी इंडिविजुअलिटी कहीं खो जाती है, राइट. द वर्कर हैज़ बिकम अ ह्यूमन एक्सटेंशन ऑफ द मशीन. वो कहते हैं वर्कर सिर्फ और सिर्फ एक मशीन के जैसा बन के रह जाता है. जस्ट एज अ स्लेव who has tasted no freedom cannot imagine what freedom is. The modern worker leads such a mechanical existence that he or she does not even want freedom from this slavery. So यहाँ पर ये जो वर्कर है ये बहुत ज़्यादा मैकेनिकल एग्जिस्टेंस की वजह से वो फ्रीडम कभी नहीं देख पाता जो एक इंसान को होनी चाहिए, राइट. इंडिविजुअल्स को जो फ्रीडम होनी चाहिए, इंस्टेड वो बस एक स्लेव बन के रह जाता है इस पूरे सिस्टम में. दैट इज वाई मार्कस कंसीडर्ड दैट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हु आर नॉट येट स्पॉइल्ड बाय मॉडर्न सोसाइटी कुड बी द पीपल हु कुड ब्रिंग द चेंज. ये कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप लोग हो, आप लोग यहाँ मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन ला सकते हो. ओके, प्लीज रिमेंबर. नाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड वर्क रिलेशनशिप्स. अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में और वर्क रिलेशनशिप्स के बारे में कि काम में किस तरह के रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है. देखो मशीन्स एंड प्रोडक्शन. वंस मशीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस अ टेंडेंसी इज सेट इन मोशन विच ग्रेजुअली गेट्स इंटेंसिफाइड. यानी एक बार प्रोडक्शन में अगर मशीन्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है तो जो हमारा काम करने का मोशन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है, इंटेंसिफाइड हो जाता है. ठीक है. द मशीन एट फर्स्ट टेक्स अवे द टूल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वर्कर. सबसे पहले क्या होता है कि जो इंसान उसको हाथ से जो भी काम कर रहा था उसके हाथ अब किसी काम के नहीं रह जाते हैं, राइट, क्योंकि सब कुछ मशीन से होने लगता है. तो उसका जो काम है वो उससे छिन जाता है एक तरीके से. forces him to adjust his own motions to the rhythm of machine work. Now what happens, you have to adjust yourself with the machines. आपको मशीन के हिसाब से, उसके रिदम के हिसाब से आपको अब काम करना पड़ेगा. आपके जो हाथ हैं, दिमाग है, उसको आपको वैसे ही चलाना पड़ेगा, राइट. ग्रेजुअली द मशीन नॉट ओनली टेक्स अवे द टूल्स बट ऑल्सो स्किल्स. यानी धीमे धीमे करके मशीन जो है वो आपके स्किल को भी ले रहा है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ.
कंटेंट राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है और राइटिंग स्पेशली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। बट अभी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि राइटिंग बहुत ही ईजी हो चुकी है, राइट। सो यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स हैं जो अब जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई। सो टेक्नोलॉजी, मशीन्स, ये हमेशा जो है वर्कर के स्किल को अफेक्ट करता है। अभी ही एक ऐसा एग्जाम्पल है आप सबके सामने जो कि जिबली आर्ट है। यू ऑल नो दैट जिबली आर्ट, राइट? Many of you pronunciate it like ghibli art, but it is not ghibli, it is ghibli. Okay, now यहाँ पर क्या हो रहा है, इस आर्ट को बनाने में जापानीज जो आर्टिस्ट हैं, आई डोंट नो हिज नेम, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना स्किल डेवलप किया ऐसी आर्ट बनाने के लिए। बट अभी क्या हो रहा है, चैट जीपीटी के थ्रू लोग आसानी से अपने फोटोज़ को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दिस शोज़ व्हाट, दिस शोज़ दैट मशीन टेक्नोलॉजी ये कहीं ना कहीं हमारे स्किल को किल कर देता है, हमारे जो वर्कर के स्किल हैं उनको मार देता है, right? For instance, a computer can perform a job today to a greater degree of accuracy than even the most highly skilled mechanist. यानी आप कितने भी अच्छा मैथ्स हो, आपका कितना भी अच्छा एडिशन सब्ट्रैक्शन एवरीथिंग हो, बट जब भी कैलकुलेटर की बारी आएगी आप कैलकुलेटर से जीत नहीं सकते, राइट? सो यहाँ पर कंप्यूटर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर्स आपके स्किल को किल कर रहे हैं, राइट? वंस द स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब आर फेड इनटू द लेथ, द कंप्यूटर इटसेल्फ गिव्स डायरेक्शन टू द लेथ कंट्रोलिंग टू इंटायर वर्क प्रोसेस। यानी एक बार आपको आपके जॉब के स्पेसिफिकेशंस दे दिए गए, उसके बाद कंप्यूटर खुद डायरेक्शन देता है कि कैसे वर्क प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए, ठीक है? सो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर स्किल जो है वो खत्म हो रहा है बिकॉज ऑफ मशीन्स, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ सी, अगर एक मैकेनिस्ट है, ठीक है, मैकेनिस्ट कौन होता है, जो सब कुछ मैकेनिकली करता है, यानी खुद से करता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी कंप्यूटर, एनी मशीन। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है, बहुत आसानी से कोई भी जो मैकेनिस्ट है जो खुद से कर रहा है, मैनुअली कर रहा है, उसको कोई भी अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर जो है वो रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पैनल चलाना आता है, उसे कुछ बटन्स प्रेस करके और कंप्यूटर चलाना आता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सारा काम तो कंप्यूटर ही कर रहा है, उसे बस थोड़ा सा कंप्यूटर को मैनेज करना आता है। तो जो इंसान आपसे ज़्यादा स्किल्ड है, इवन इफ यू डोंट हैव एनी गुड स्किल्स, स्टिल अगर आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हैं तो भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, राइट? ट्रू, द जॉब of instructing computer or to monitor operation of the lathe is highly skilled job, and the systems analyst who does that, engineers who ensure that the machine operate without any hitch। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनका काम ही यही होता है, सिर्फ ये देखना कि मशीन जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है, और उनको अच्छा खासा पे किया जाता है। बट जो मैनुअली चीज़ें कर रहे होते हैं आज के टाइम में, जो हाथ से चीज़ें कर रहे हैं, जो खुद से हैंडमेड चीज़ें बना रहे हैं, मशीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग पेड इनफ, दे आर लूजिंग देयर जॉब्स, राइट? Now, but if the owner of factory employs only a few of these highly skilled personnel, he can dispense with several mechanists and employ only a handful of semi-skilled workers at a very low wages। ये क्या करता है वर्कर, सॉरी नॉट वर्कर, ये जो फैक्ट्री का ओनर है, दैट मीन्स बुर्जुआ जिसको हम लोग कहते हैं, ये बुर्जुआ क्या करता है, हैव जिसके पास सारी ओनरशिप है, ये क्या करता है कि ये सिर्फ सेमी स्किल्ड लोगों को रखता है लो वेजेस पे, ठीक है? दिस ट्रेंड इज नोटिस्ड इवन इन ऑफिस वर्क। फॉर इंस्टेंस, कंप्यूटराइजेशन हैज मेड टास्क ऑफ मॉनिटरिंग। बहुत सारी ऐसी तो कुछ चीज़ें हैं, जॉब्स हैं जो पहले एक इंसान करता था बट अभी वो कंप्यूटर कर रहा है, ठीक है? जैसे कि टेलीफोनिक कॉल्स को मॉनिटर करना, ये कंप्यूटर कर रहा है, डायरी मेंटेन करना, ठीक है? इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करना, रूटीन टास्क, है ना, ये सारी चीज़ें जो है पहले कुछ लोग करते थे। जैसे लेटर राइटिंग एक टाइपिस्ट करता था, बट अभी क्या है, वर्ड प्रोसेसर से ही वो काम हुआ जा रहा है, राइट? द सेक्रेटरीज स्किल इज ब्रोकन डाउन इनटू ऑपरेशन विच कैन नाउ बी हैंडल्ड बाय मशीन। यानी सारे काम जो पहले एक सेक्रेटरी करता था वो सब अब मशीन कर रहा है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डी स्किलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी स्किलिंग, स्किल का खत्म होना, ठीक है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज स्ट्रेंथन दिस ट्रेंड टुवर्ड्स डी स्किलिंग ऑफ जॉब्स। यानी अभी आपकी स्किल इंपॉर्टेंट ही नहीं है क्योंकि वो सब कंप्यूटर कर रहा है। ओके, नाउ जॉब क्रिएशन में देखो क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन द क्रिएशन ऑफ जॉब इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जॉब्स क्रिएशन होता है, ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। सम होल्ड द व्यू दैट न्यू जॉब्स क्रिएटेड बाय मॉडर्न मशीन्स आर कंपेंसेटिंग फॉर द नंबर ऑफ जॉब्स डिस्प्लेस्ड बाय देम। यानी बहुत सी जॉब्स जो खत्म हो गई हैं, लोगों का कहना है कि वो जॉब्स ये मॉडर्न मशीन्स के जो जॉब्स इसके आने से आई हैं उससे कंपेंसेट हो रही हैं। यानी एक जॉब गई तो कंप्यूटर के आने से दूसरी जॉब भी तो क्रिएट हुई, राइट?
द मॉडर्न सोसाइटी इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दो तरह के क्लासेस ऑफ वर्कर हमें देखने को मिलते हैं इसकी वजह से. ऑन द वन हैंड आर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स हु आर गेटिंग डी स्किल्ड, एक तो वो हैं जो डी स्किल्ड हो रहे हैं, जो काम वो करते थे अब उस काम की इंपॉर्टेंस ही नहीं रही है ना. वेयर एज ऑन दी अदर अ टाइनी माइनॉरिटी इज मोनोपोलाइजिंग मोस्ट ऑफ द स्किल, और दूसरी तरफ कौन है, वो लोग जो सारी स्किल्स को मोनोपोलाइज कर रहे हैं. ऑलरेडी अ टिपिकल मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्लांट हैज बिकम अ प्लेस विच हायर्स ओनली हैंडफुल ऑफ वर्कर्स, इसीलिए जॉब्स एक्चुअली में नहीं है आज के टाइम में. द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे देम हाई इनफ वेजेस टू कीप देम सेटिस्फाइड एंड कैन इंश्योर दैट देयर इज नो मिलिटेंट ट्रेड यूनियन एक्टिविटी. वो इतने पैसे देते हैं कि कोई भी तरह का रेवोल्यूशन आएगा ही नहीं, राइट. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस प्रोटेस्ट विल स्टेम फ्रॉम वर्कर्स हु हैव बीन थ्रोन आउट. तो यहाँ पे ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट वही लोग करेंगे जो डी स्किल्ड हो गए हैं, जिनकी जॉब ही चली गई है और जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है. ओके, नाउ टेक्नोलॉजी एंड यूनियनिज्म. देखो, modern technology is not only rendering workers redundant, it is sapping their capacity to collectively fight for their interest. Modern technology कहीं ना कहीं जो एक unionism था लोगों के बीच में उसको भी kill कर रहा है. They don't want to fight collectively. The frustrating end of coal mine workers strike in England is a pointer to the relative weakness of working class. So यहाँ पर एक example दिया है कि कैसे coal mine के जो worker हैं उनका आपस में जो frustration था वो देखने को मिला, आपस में कितना वीक थे वो लोग, राइट. इन स्पाइट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन स्ट्राइक द माइन वर्कर्स इन इंग्लैंड हैड अल्टीमेटली कैप्टुलेट टू द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट टू रैशनलाइज माइनिंग टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. रैशनलाइजेशन मीन्स यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिवाइस एक्सटेंसिवली. सो यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें कि इवन दो दे प्रोटेस्टेड, दे ट्राइड टू फाइट, बट स्टिल उनको गवर्नमेंट के साथ जाना पड़ा, राइट. The mine workers of England, who were till recently famous for maintaining the tradition of working class culture for retaining their autonomy in work, could not resist the intrusion of computerized machines which have de-skilled their work. These industrial workers could not gain public sympathy for their actions because government convincingly argued that rationalization of mining would increase productivity. So यहाँ पर ये फाइट ही नहीं कर पाए क्योंकि जैसा काम वो खुद से कर रहे होते हैं वो काम अगर मशीन से होगा तो जल्दी होगा, राइट. सो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इसके पीछे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं आता है. जो चीज़ से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑफ कोर्स वही चीज़ चूज की जाएगी, राइट. There is some evidence from Japan which also indirectly supports the position that modern technology is changing the working class consciousness. जापान में बहुत सारे स्टडीज़ हमें ये बताते हैं कि कैसे वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस जो है वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, चेंज हो रहा है. क्या है वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस? यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट, बट आपको वो पता ही नहीं चल रहा है, आपके अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं आ रही है. जो कार्ल मार्क्स जिसके बारे में बात करते हैं, दैट इज क्लास कॉन्शियसनेस. नाउ अ रीसेंट स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पॉइंट्स out that the Japanese worker spend more time away from their wives and have bound their women even more securely to the home because of modern household gadgets and television. The worker do not anymore feel the need to come home because their wives can entertain themselves watching the television. Far from emancipating women, modern technology seems to have strengthened conservative attitude towards women. Now यहाँ पर बहुत सारे अलग तरीके से चीज़ों को भी दिया हुआ है कि किस तरीके से जो इम्पैक्ट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे कैसा है, फैमिली पे कैसा है, राइट. सो दैट वॉज इट. ये सारा कंटेंट था जो आपके इस यूनिट में है, दैट इज़ यूनिट 12 ऑफ BA इग्नू मटीरियल. कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं. एफ्लुएंट क्या होता है? अ पर्सन और ग्रुप विच हैज़ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ. एफ्लुएंट का मतलब होता है वो वर्कर्स जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है. कॉर्पोरेशन क्या होता है? अ बिग बिजनेस कंबाइंड विद अ लार्ज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी. कॉर्पोरेशन का मतलब है एक बड़ा बिजनेस जिसके पास बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, राइट. मॉडल क्या होता है? एक सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, राइट. एक तरह से हम किसी भी चीज़ को जब प्रॉपरली सिंप्लीफाई करके डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज अ मॉडल. टेक्नोलॉजी यू ऑल नो, टोटल सम ऑफ मीन्स विच प्रोवाइड ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सब्सटेंस एंड कंफर्ट. ओके, नाउ यूनियनिज्म यू ऑल नो, अ ग्रुप टुगेदर फॉर ऑफ वर्कर टू असर्ट डिमांड देयर राइट. जब कुछ वर्कर्स साथ में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि वो अपने राइट्स के बारे में डिमांड कर सकें, दैट इज यूनियनिज्म. ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर. So that's it for today guys. I hope you like today's class. Don't forget to subscribe if you are a sociology student. ये playlist मैंने काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट की है and बहुत सारा नया कंटेंट है जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. रेगुलर क्लासेस होंगी, so make sure that you subscribe if you are a sociology student. एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है. और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है जिस पे तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम एंड यू गाइज आर इन कन्फ्यूजन, कुछ पूछना है सोशोलॉजी में तो तुम लोग यहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच. कीप लर्निंग.